नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एग्जाम गुरुजी का एक मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, सारथी। इसके अंतर्गत जो डे 3 का पहला टेस्ट हुआ है, उसके डिस्कशन के लिए ये लेक्चर है, क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है। तो इसमें मैं आपसे यह चर्चा करूंगा कि कोई भी जो प्रश्न आया है, चाहे वह 2 नंबर का है, 7 नंबर का या 10 नंबर का है, उस पे आपको अप्रोच क्या रखनी है। आप लोगों की कॉपी मैंने देखा है, आपने जो उत्तर लिखे उसमें मुझे कुछ अच्छे फैक्ट्स भी दिखे हैं, कुछ अच्छा तरीका भी दिखा है और कुछ ऐसा लगा मुझे कि कुछ सुधार की ज़रूरत है। और चूँकि मेंटरशिप प्रोग्राम में हम लोगों का ये लक्ष्य रहेगा कि आप लोगों में जो भी उत्तर लेखन के संबंध में, कंटेंट के संबंध में कमियाँ हैं, उसको कैसे निखारा जाए, कैसे सही किया जाए, जिससे आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके। डे 1 में या पहले टेस्ट में हम देखेंगे भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट था। इसमें जो हम देखेंगे, आपके पास पेपर्स होंगे, तो जब यह मैं डिस्कशन कर रहा हूं, आप अपने पेपर्स निकाल लीजिएगा। हो सके तो आप पेपर्स के साथ में अपनी कॉपीज देख लीजिए। ठीक है, देखिए आपने ऐसा क्या नहीं लिखा है या आप में कौन सा ऐसा तरीका आपको अपनाना चाहिए था जिसमें आपको और बेहतर अंक प्राप्त हो सकते थे। ठीक है, मैंने ही सबकी कॉपी देखी है पहले पेपर की, तो अच्छा प्रयास था, मेरा मानना है बहुत अच्छा लिखा है आपने, पहला दिन था। धीरे धीरे जो भी कमियां हैं वह समाप्त होंगी और अच्छाइयां उसमें आती जाएंगी और आप बेहतर करते जाएंगे। अब आज सबसे पहले हमारे सामने है पहला प्रश्न, BN राव, 2 नंबर का प्रश्न है। अब कोई भी ऐसा कोई व्यक्तित्व का नाम आ जाए तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि आखिर ये थे कौन। ठीक है, कौन थे, किस पे फोकस करेंगे कि भाई ये क्या थे, कौन थे, ये जो है कौन थे। फिर इनका संबंध, इनका संबंध किससे है। चूंकि अगर संविधान के अंतर्गत ये नाम पूछा जा रहा है, इनके बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको यह ध्यान देना है कि संविधान से जुड़ी हुई किस चीज से, किस घटना से इनका संबंध है, वो चीज बताना जरूरी है। भाई उनका नाम बताइए, पूरा नाम अगर आपको पता है वो लिख दीजिए। फिर हमें उनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ये नहीं जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि उन्होंने भारत के संविधान में क्या महत्वपूर्ण कार्य किया, कि इस भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इनमें संविधान में जो भूमिका इन्होंने अदा की है उसके बारे में एक लाइन में बता दीजिए। तो पहला कि आप बता दीजिए कौन थे या इनका पूरा नाम क्या है। फिर बता दिए कि इनका संबंध किस चीज से है। इसके बाद आप आइए किसी तीसरे फैक्ट में जो आपको और लगता है कि हाँ इसको देना चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी में आपको होना चाहिए कि जो सबसे महत्वपूर्ण 2 तथ्य हैं इस व्यक्तित्व के संबंध में, उनको आप पहले लिखिए। साथ में आपको यह हमेशा ध्यान रखना है कि किसी गलत तथ्य का प्रयोग मत करिए, क्योंकि सीधा सीधा यहां आपका दिखेगा वो तथ्य। आपने पहला लाइन एकदम सही लिखा है, दूसरा आप पूरा करने के चक्कर में उसको गलत लिख दिया, उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान देखना है, ध्यान देना पड़ेगा कि आपको क्या लिखना है और क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। अब आप सब जानते हैं कि सबसे पहले तो आप BN राव का पूरा नाम बता देंगे कि भाई बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था। दूसरा बता दीजिए कि भारतीय संविधान के निर्माण में यह संवैधानिक सलाहकार की भूमिका में थे। अब ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको अगर आपने लिख दिया तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। आइए देखते हैं इसका क्या उत्तर होगा। तो वही चीज जो मैंने आपको बताया कि सर बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था। ठीक है, बहुत ज्यादा वर्ड्स, चूंकि ये मॉडल आंसर है, इसमें वर्ड्स आपको ज्यादा दिख रहे हैं। आपको अपनी कॉपी में बहुत सिंपल, साधारण भाषा में स्पष्टता के साथ कम शब्दों का प्रयोग करके लिखना है। ठीक है, आप यहां पर बता देंगे सर बेनेगल नरसिंह राव पूर्ण नाम, ये पहला पॉइंट हो गया इसका। ठीक है, यहां तक।
दूसरा आप क्या बताएंगे, दूसरा बता दीजिए पॉइंट, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार। ये 2 पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं है कि आप ये सब यहाँ पे पूरा लिखने की कोशिश करिए, नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं। आपको सिर्फ 2 महत्वपूर्ण पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि आपकी शब्द सीमा आपको ध्यान रखना है 10 शब्द। तो पहला क्या हो गया, सर बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम। फिर दूसरा, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे, ये बता दिया। तीसरा पॉइंट अगर आपको पता है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, तो भी आप बता सकते हैं। म्यांमार के लिए भी संवैधानिक सलाहकार के तौर पर इन्होंने काम किया है, तो भी बता सकते हैं आप। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये 2 पॉइंट, उनका परिचय और उनका संबंध इंडियन पॉलिटी से किस प्रकार है या संविधान से किस प्रकार है, राइट। तो ये अब आप अपनी कॉपी में खुद भी देख सकते हैं। सर बेनेगल नरसिंह राव वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप बता देंगे पूरा नाम, ये हो गया फुल नेम पहला, और दूसरा द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दूसरा पॉइंट हो गया। इससे ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, इतना ही लिखना है, निश्चित रूप से आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद जब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, क्या है, कई बार आपको इनके बारे में और ज्यादा जानकारी होगी, और जब ज्यादा जानकारी होगी तो आप परेशान हो जाएंगे कि नहीं नहीं मुझे तो ये भी लिखना है, मुझे ये भी लिखना है, मुझे वो भी लिखना है। और इसको लिखने, अपने ज्ञान को आप ज्यादा जब प्रदर्शित करेंगे, ज्यादा लिखने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप दूसरे प्रश्न पर उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। आपको हमेशा एक चीज पर ध्यान देना है, इस पर ध्यान देना है, इस पर, एमसीटी फॉर्मूले पर, ठीक है। इसमें होता है माइंड मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, दूसरा है कंटेंट मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट, और तीसरा है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। माइंड, कंटेंट और टाइम। अब आपके पास किसी एक प्रश्न को लेके इतना ज्यादा नॉलेज है कि आप पूरा टाइम उसी को देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में आप पूरा पेपर हल नहीं कर पाएंगे। जबकि जरूरी है कि सारे प्रश्नों को उनका तय समय और तय शब्द सीमा पर उत्तर देना है आपको। तो इसलिए आपको अपने दिमाग को यह बताना होगा कि हमें उतना ही लिखना है जितना पूछा गया है, उतने ही शब्दों में बेहतरीन कंटेंट परोसना है, हमें लिखना है अपनी कॉपी में जितना पूछा है, और तय समय में लिखना है। अगर ये तीनों चीजें आप कर लेते हैं, अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाते हैं, अपने कंटेंट को बेहतर और उसको कंट्रोल कर पाते हैं, नियंत्रित कर पाते हैं, और टाइम स्लॉट को देखते हुए, तो आप फिर उत्तर लेखन सबसे अच्छा कर पाएंगे। अब पता चला 10 नंबर का प्रश्न है, उसका उत्तर लिखने के लिए आप आधे घंटे ले रहे हैं, 15 मिनट ले रहे हैं, तो इस प्रकार के उत्तर लेखन का कोई महत्व रहेगा नहीं। तो आपको इस फॉर्मूले पे हमेशा काम करना पड़ेगा। अगर अच्छा मेंस देना है, मेंस में अच्छे अंक लाना है, इंटरव्यू कॉल लाना है अपनी, तो आपको एमसीटी पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। इस पे और अलग से जब आंसर राइटिंग की क्लास रहेगी उस पर अलग से डिस्कशन भी और करेंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय पूछा गया है, तो सबसे पहले इसका आप क्या बताएंगे, इसका बताएंगे आप कि आखिर क्या है ये, क्या है ये, या किससे संबंध है इसका, इस शब्द का संबंध किससे है, ठीक है। दूसरा फिर आप क्या बताएंगे, दूसरा बताएंगे कि इसका प्रावधान कहाँ है, प्रावधान कहाँ दिया गया है, और तीसरा पॉइंट अगर बताना चाहें कि उसका प्रभाव, प्रभाव या महत्व क्या है इस पर। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अभिलेख न्यायालय का अर्थ क्या है, उसका परिचय देंगे। तो अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो निर्णय हैं वह एक रिकॉर्ड की तरह रखे जाएंगे, और उनका महत्व ये रहेगा, महत्व ये रहेगा कि उनका प्रयोग दूसरे जो अधीनस्थ या लोअर कोर्ट्स हैं अभिलेख के तौर पर उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो दो चीज, फिर इसका प्रावधान किस आर्टिकल में है आपको यह बता देना है। फिर प्रावधान या महत्व में देखेंगे, तो प्रावधान या महत्व में आप बता देंगे कि इसका महत्व यह है कि अगर
कोई सामान्य या सेम उसी प्रकृति का कोई एक वाद आया है, कोई केस आया है, तो उसमें जल्दी से डिसीजन देने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है, अभिलेखों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे 3 पॉइंट आपने दिया। अब हम लोग देखते हैं कि मॉडल आंसर में इसका उत्तर क्या दिया गया है। तो आर्टिकल 129 स्टेट्स दैट द सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट के जो वाद होंगे, उसके जो ऑर्डर होंगे, उनको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा। कहां प्रावधान है? आर्टिकल 129 में। अंडर दिस ऑल इट्स डिसीजंस एंड ऑर्डर्स विल बी कंसीडर्ड एज लॉ फॉर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वह इनका प्रयोग करेंगे डिसीजंस के लिए। अंडर दिस देयर इज ऑल्सो द पावर टू पब्लिश फॉर कंटेम्प्ट, पनिश्ड फॉर कंटेम्प्ट, अगर इनका पालन नहीं किया जाता है। जैसे आप आए दिन देखते हैं कि जो केशवानंद भारती का केस है, उसमें अगर कोई बात कही गई है तो उसका सबको पालन करना होता है, चाहे वह उच्च न्यायालय हो चाहे अधीनस्थ न्यायालय हो। ओबीसी केस से जुड़ा हुआ अगर मामला है, उसमें भी यही फॉलो करना पड़ता है कि अगर बड़ी बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की किसी बेंच ने कोई ऑर्डर दिया है तो उसको अभिलेख न्यायालय के तौर पर देखते हैं और उनका पालन करते हैं, है ना। तो अगर उसका पालन नहीं करते ये कोर्ट, तो फिर क्या होता है? पनिश फॉर कंटेम्प्ट, अवमानना के तहत वह अपराधी होंगे, उन्हें दंड दिया जा सकता है। ठीक है, तो 3 ही बातें आप बता सकते हैं। अनुच्छेद 129 में वर्णन है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर्स को अभिलेख न्यायालय के तौर पर या सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के तौर पर पेश किया गया है या उसका प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत उसके सभी निर्णय, किसके? सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय, आदेश अधीनस्थ न्यायालयों के लिए विधि कानून की तरह काम करते हैं। खाली इतनी चीजें आपको बताना है। तो सबसे पहला ध्यान देना है कि 2 पॉइंट महत्वपूर्ण देना है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर पेपर है तो उसमें आपको आर्टिकल जरूर बताना है। अगर किसी आर्टिकल में प्रावधान है तो आर्टिकल बताना है, किसी सेक्शन में प्रावधान है तो सेक्शन बताना है, किसी भाग में या अनुसूची में प्रावधान है वो आपको बताना है। उससे क्या है, आपका उत्तर ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा। अब संविधान सभा के बारे में मैं आपकी कॉपीज देख रहा था, उसमें आप संविधान सभा का एक लाइन लिख दिया, उसके बाद फिर 3 लाइन मेंटेन करने के लिए आप लिख रहे हैं कि इसकी पहली बैठक कब हुई, फिर दूसरी बैठक तब हुई और तीसरी बैठक तब हुई। इसका कोई महत्व नहीं है, ये आपसे पूछा ही नहीं गया। आपसे पूछा गया है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसमें आप बताएंगे कि संविधान सभा क्या है, ये आखिर है क्या। दूसरा बताएंगे गठन कब हुआ, गठन कब हुआ। ठीक है, और तीसरा अगर बताना है तो आप बताएं जरूर कम शब्दों में ही कि क्यों हुआ, आखिर किस कार्य के लिए, क्या दायित्व संविधान सभा को दिया गया था, किस कार्य के लिए इसका गठन हुआ था। तो सबसे पहले संविधान सभा है क्या, कब इसका गठन हुआ, किस ऑर्डर के तहत हुआ और यह काम क्या करेगी। ठीक है, तो वो संविधान सभा के ये 3 पॉइंट आपके सामने आ जाएंगे। अब आप पहली बैठक, दूसरी बैठक, फिर सदस्य संख्या, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण 3 पॉइंट आपको देने हैं। फिर आप लिख के तो आएंगे लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेगा, बोलेंगे पेपर तो 300 में 300 अटेम्प्ट कर दिया, पेपर इंटरव्यू कॉल नहीं आया। तो यही दिक्कत आती है, आप महत्वपूर्ण चीजें नहीं लिखते हैं, कुछ भी लिख के आते हैं। इसमें फर्स्ट डिमांडेड बाय तिलक इन स्वराज बिल फॉर्मलाइज्ड बाय एमएन रॉय, मतलब प्रथम मांग जो है सबसे पहले संविधान सभा की मांग तिलक द्वारा की गई स्वराज विधेयक में, और इसकी औपचारिक मांग एमएन रॉय द्वारा की गई। इसमें कई फैक्ट, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, आपको कोई 2 या 3 फैक्ट लिखने हैं जो मजबूत है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में इसका गठन हुआ, पहला पॉइंट आप यही रख दो। दूसरा है कि इसका गठन क्यों किया गया, संविधान के निर्माण के लिए, संविधान को बनाने के लिए। भारत का जो संविधान है वो किसने बनाया है, संविधान सभा ने बनाया है, विभिन्न समितियों के माध्यम से। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको वही बता देने हैं। इसमें ये सारे फैक्ट इसलिए लिखे गए हैं कि अगर आपके पास मुख्य 2 फैक्ट्स किसी ने नहीं लिखे हैं तो उसको गलत नहीं माना जाएगा।
अगर रिलेटेड फैक्ट भी आप लिख रहे हैं, जब कुछ नहीं आ रहा तो कुछ तो लिखेंगे, खाली तो नहीं छोड़ देंगे, तो फिर भी आपको कुछ नंबर उसमें मिलेंगे। लेकिन हमेशा जब आप ये सोच रहे हैं कि आपको 2 नंबर में 2 मिले, तो उसके लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण 2 फैक्ट्स देखने हैं, राइट। तो प्रथम मांग तिलक द्वारा की गई थी स्वराज विधेयक में, औपचारिक एमएन राय द्वारा हो गई, गठन कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा 10 लाख जनसंख्या में 1 सीट, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 और प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। ये सारे फैक्ट उतने इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं, जितना आपको ध्यान देना है क्या है, कब गठन हुआ और क्यों, इसका कार्य क्या था, क्या उद्देश्य था इसके गठन का, ठीक है, इस पर फोकस करना है। आगे आते हैं। अगला 7 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, विधियों के समक्ष समता और विधियों का समान, ठीक है, यहां पे सुधार लेंगे, यह है समान, ठीक है, विधियों का समान संरक्षण। अब सबसे पहले तो आपको इस प्रश्न को पढ़ने के साथ ही यह देखना है कि भारतीय संविधान में इस प्रकार की बात कौन से अनुच्छेद में की गई। कभी भी प्रश्न को पहले पढ़ना है, समझना है और देखना है कि वह हमें कहां ले जा रहा है। तो आप देखेंगे कि विधियों के समक्ष समता, इस वर्ड को सीधे पकड़ लीजिए, समता और विधियों का समान संरक्षण। अब समता अर्थात समानता की बात हो रही है, तो समानता की जब बात हो रही है तो समानता का जो मौलिक अधिकार है वह किस भाग और किस अनुच्छेद में है भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो आप देखेंगे कि भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में यह बात की गई है। अब यहां से आप चीजों को आगे बढ़ाएंगे, तो सबसे पहले बताएंगे कि विधियों के समान समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का जो प्रावधान है वह भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 में वर्णित है या प्रावधानित है। फिर दोनों को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेंगे, तो विधियों के समक्ष समता को डिफाइन कर दीजिए और विधियों का समान जो संरक्षण है इसको डिफाइन कर दीजिए। दो दो पंक्तियों में इनका जो मूल अर्थ है वो यहाँ हमें बता देना है। इससे जो कॉपी चेक करने वाले होंगे उनको ये पता चल जाएगा इन्हीं 4 पंक्तियों से कि आपको इनके बीच जो बेसिक डिफरेंस है वो पता है। जब उनको ये समझ में आ जाएगा कि आपको बेसिक जो डिफरेंस है वो आपको पता है, तो फिर आगे आप क्या लिखिएगा, आप दोनों में अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा 2 या 3 बिंदुओं को लेके, 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन शब्द सीमा का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट रहेगा आपको प्रावधान, तो आप बताएंगे भाग 3 अनुच्छेद 14, ठीक है। फिर क्या बताएंगे, समानता के अधिकार के अंतर्गत, समानता के अधिकार के अंतर्गत 2 प्रकार की प्रकृति है इसकी। तो पहला आप बताएंगे विधियों के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अब यहाँ पे आप आ जाइए या तो अंतर पे, तो अंतर टेबल बना के एक अंतर लिख दीजिए 3-4 पॉइंट के 3 पॉइंट्स में और आपका उत्तर बढ़िया हो जाएगा। तो आपको इसको पकड़ना है कि कैसे आप अपने उत्तर को अच्छा भी दिखा सकते हैं, कम कंटेंट का प्रयोग करके अपनी बात पूरी रख सकते हैं। इन्हीं सब चीजों का यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। भारत, वही चीज जो मैंने आपको बताया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रावधान है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति विधि के समक्ष समान रहेगा और विधि के द्वारा उसे समान रूप से संरक्षित किया जाएगा। इसमें एक पॉजिटिव बात है, एक निगेटिव बात है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये सामान्य पहले परिचय बता दिया कि प्रावधान यहां पर है और ये चीज है। फिर विधियों का समान संरक्षण क्या है, तो मैं कहता हूं कि अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप सीधे एक टेबल बनाइए, टेबल में आप इसका उत्तर लिखिए, क्योंकि आपके पास 10 या 12 लाइन अधिकतम प्रयोग करना है आपको। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट ये बता दीजिए, विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण अमेरिका के उससे लिया गया है, ठीक है। तो ये अमेरिका पहली चीज और ये ब्रिटिश मूल का है। फिर क्या है
किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति रहेगी। जितने भी लोग रहेंगे वह कानून के सामने समान रहेंगे, चाहे कोई भी हो। लेकिन विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार, इधर विशेषाधिकार रहेंगे। विशेषाधिकार क्यों रहेंगे? विशेषाधिकार इसलिए रहेंगे, दोनों ही प्रकार की यहाँ बातें की गई हैं आर्टिकल 14 में। इसमें बताया गया है कि आर्टिकल 14 के तहत जो व्यक्ति गरीब है, जो असहाय है, उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, विधि तक पहुंच बनाने के लिए, कानून तक उसकी पहुंच, न्याय तक उसकी पहुंच बनाने के लिए सरकार उसे सहायता देगी। उसकी जागरूकता के लिए, उसको केस लड़ने के लिए, उसको न्याय पाने के लिए, या उसे शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। तो आप देखेंगे कि विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार की उपस्थिति रहेगी और यहां विशेषाधिकार नहीं रहेंगे, यहां विशेषाधिकार रहेंगे। फिर यह नकारात्मक संदर्भ में, नकारात्मक संदर्भ का यहां मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, महिला हो या पुरुष हो, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से ट्रीट किया जाएगा। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति पिछड़ा हो, दोनों की स्थिति परिस्थिति समान ना हो, इसीलिए इसको बोला जाता है नकारात्मक संदर्भ में। और यह सकारात्मक संदर्भ में है। इसमें अगर कोई पिछड़ा हुआ है उसको पहले बराबरी पर लाते हैं और फिर उनका समान संरक्षण दिखाएंगे, हम समता दिखाएंगे। फिर साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार होगा और समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम होंगे। तो स्थिति समान, यहाँ स्थिति अलग अलग होगी, यहाँ स्थिति समान हो जाएगी दोनों की, ठीक है। ए और बी दोनों को पहले समान स्थिति इन्वायरमेंट देंगे, उसके बाद उनके बीच तुलना होगी और समानता का अधिकार की बात होगी। जैसे कोई व्यक्ति अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी गैर अधिकारी विधि के ऊपर नहीं माना जाएगा, लेकिन यहाँ बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार होगा। समान के साथ समान व्यवहार का क्या मतलब है? समान के साथ समान व्यवहार का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति पिछड़ा हुआ है उसका अगड़े के साथ तुलना नहीं करेंगे, बल्कि हम पिछड़े को सहयोग देंगे, संरक्षण देंगे, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे बता देंगे, इससे आपका उत्तर हो जाएगा बढ़िया, ठीक है। और आपसे पूछा भी यही गया है, आपसे पूछा भी यही गया है। अगला देखते हैं, ये आप देख लेंगे, आपके पास होगा, ऑलरेडी मिल गया होगा। इक्वलिटी बिफोर लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इसमें प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है, संरक्षण मिलेगा, सहयोग मिलेगा। फिर अगला है क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समाजवादी प्रावधानों का वर्णन कीजिए। आप लोगों की कॉपीज में मैं देख रहा था कि आप समाजवादी की जगह आर्थिक या व्यक्तिवादी इस प्रकार की चीजें लिख लिए। तो सबसे पहला इस प्रश्न को पढ़ते हुए आपको देखना है कि इसमें कौन से प्रावधान पूछ रहा है। तो आपको ध्यान देना है समाजवादी प्रावधान, और समाजवादी का मतलब है कि समाज के हित की बात हो, सार्वजनिक कल्याण की बात हो, सार्वजनिक या सामूहिक कल्याण के प्रावधान जो किए गए हैं डीपीएसपी में, सामूहिक कल्याण की, ठीक है, सोसाइटल वेलफेयर की बात की गई हो, उसके संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं डीपीएसपी में, उन आर्टिकल्स के बारे में बताना है आपको। आप कोई भी आर्टिकल्स नहीं उठा सकते हैं, उन आर्टिकल्स को आपको देखना पड़ेगा। तो जब आपकी क्लास हुई होगी, इसके लेक्चर हुए होंगे डीपीएसपी के, उसको आप अच्छे से देखिए, उनको डिवाइड कीजिए और देखिए कि उसको उधर क्यों रख रहे हैं, समाजवादी के अंतर्गत क्यों रख रहे हैं, गांधीवादी के अंतर्गत क्यों रख रहे हैं, वो आपको देखना होगा, पूंजीवाद की तरफ क्यों रख रहे हैं, ठीक है। तो अब आप जब देखेंगे अपने उत्तर को तो आपको लगेगा कि हाँ यार, हमने तो समाजवादी वाले तत्व लिखे ही नहीं है। संपूर्ण समाज, किसी व्यक्तिगत हित की बात नहीं करना है, सार्वजनिक हित, पूरे समाज के कल्याण के लिए कौन कौन से प्रावधान दिए गए उस पर बात करनी है। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए। अब लोक कल्याण मतलब पूरे समाज कल्याण की बात कर रहा है, सीधे सीधे ये सामाजिक होगी। फिर 39 सभी नागरिकों की जीविका के पर्याप्त, सभी नागरिकों को जीविका का पर्याप्त साधन, यहाँ सभी नागरिकों की बात की जा रही है, सिर्फ किसी एक की नहीं। ये भी हमारा अनुच्छेद 39 भी हो गया। फिर आगे चलते हैं 39 का समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 41 काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार को संरक्षित करना, किसका? सभी के लिए। फिर 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक, अब सामाजिक शब्द जुड़ गया, आप देख रहे हैं। फिर
43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी किसी एक की नहीं बल्कि जितने कर्मचारी होंगे उन सब की, जितने लेबर्स होंगे उन सब की। 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, किसका? लोक स्वास्थ्य का। तो ये जितने पॉइंट आप देख रहे हैं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हो रहे हैं, सभी के लिए प्रावधान किए गए हैं और इससे सबका कल्याण होना है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कौन से समाजवादी पॉइंट्स हैं और कौन से नहीं हैं, राइट। फिर बड़ा प्रश्न है आपके सामने। बड़ा प्रश्न क्या है? बड़ा प्रश्न है कि संविधान की आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, आधारभूत संरचना क्या है, इसके अवयवों का संक्षिप्त परिचय देते हुए इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। कभी भी आप बड़ा प्रश्न आपके सामने आए तो सबसे पहले उसको आपको डिवाइड करना है, क्योंकि आपके पास 2 पेज हैं, शब्द हैं 200 और उसी के अंतर्गत सभी आयामों पर आपको चर्चा कर लेनी है जिनको पूछा गया है। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं और इसे डिवाइड करते हैं। क्या करेंगे? संविधान की आधारभूत संरचना क्या है? तो पहली चीज की आधारभूत संरचना संविधान की क्या है, पहला प्रश्न यहीं से आ गया, तो ये पहला पार्ट हो गया। फिर इसके अवयवों का संक्षिप्त परिचय दीजिए, तो इसके अवयव कौन कौन से हैं और उनका परिचय, ये दूसरा पार्ट हो गया। फिर परिचय देते हुए इनके महत्व पर चर्चा कीजिए, किसके? आधारभूत संरचना और इसके जो अवयव हैं उसका महत्व क्या है, इस पर चर्चा कीजिए। यह तीसरा पार्ट हो गया। तो इस जो बड़ा प्रश्न आपसे पूछा गया इसके 3 पार्ट हैं। पहला, आधारभूत संरचना आखिर है क्या, फिर इस आधारभूत संरचना के अवयव क्या हैं, और तीसरा इसका महत्व क्या है। अगर इन तीनों आयामों को आप विभाजित करके अलग अलग दिखाते हुए हेडिंग्स में आप इसका उत्तर लिख दिए हैं तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। कैसे? ये आपका पहला पेज हो गया, ये आपका पहला पेज हो गया और ये आपका दूसरा पेज हो गया। अब यहाँ एक दूसरी चीज आपको क्या करना है, ये देखना है कि इस पूरे प्रश्न में कौन सा कितने नंबर का पूछा गया होगा। हमें माइंडसेट देखना है प्रश्न पत्र बनाने वाले पेपर सेटर की, ठीक है। तो संविधान की आधारभूत संरचना क्या है, मतलब यह सिर्फ एक परिचय या परिभाषा पूछ रहा है। तो ये निश्चित रूप से अगर 10 नंबर को डिवाइड करें हम तो ये कितना हो सकता है, ये हमारा 2 या 3 नंबर का हो सकता है, ठीक है। 2 या 3 नंबर का हो सकता है, 2 मार्क्स का हो सकता है, मतलब इसमें ज्यादा हमें जोर नहीं देना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, आधारभूत संरचना हेडिंग डालेंगे, ठीक है। संविधान की आधारभूत संरचना हेडिंग अंडरलाइन किया, इसके बारे में 1 2 3 लाइन हो गई, ठीक है। अब क्या करें, तो पहला पार्ट तो हमने उत्तर कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे पे आते हैं, इसके अवयवों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो दूसरी हेडिंग डालिए, आधारभूत संरचना के अवयव या तत्व, ठीक है। ये एक हेडिंग अपने पेज में आप जब लिखेंगे तो अच्छा दिखेगा। ये अलग से एक हेडिंग डिनोट हो गई, ये एक हेडिंग अलग से थी, बॉक्स में भर दिया था, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, चाहे तो आप यहाँ पे ये जो भी आप डायग्राम बनाते हैं डायग्राम के माध्यम से कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इनके बारे में अगर बताना है तो बता दीजिए। बहुत से अवयव होते हैं, सभी का जरूरी नहीं है बताना है, या तो इसके 2 पार्ट करके 4 इधर कर दीजिए और 4 इधर कर दीजिए, बता दिया ना। अब ये दूसरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, अवयवों के बारे में हमने बता दिया। अब तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है आपका महत्व। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे महत्व। हेडिंग हमारा जो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है उन तीनों की हेडिंग अलग अलग दिखनी चाहिए, ठीक है। तो दूसरे पेज में हमारा यहाँ हाफ में आ गया महत्व। अब महत्व में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट किए, ठीक है। ये खत्म हो गया आपका। अब जब आपका उत्तर चेक किया जाएगा विषय विशेषज्ञों द्वारा तो वो क्या देखेंगे, वो भी यही देखेंगे कि आधारभूत संरचना 2 मार्क्स का हिसाब से था, फिर अवयवों का संक्षिप्त परिचय था, शॉर्ट में एक इंट्रोडक्शन सभी का रहता, तो वो आपने यहाँ पे किया। तो यहाँ ये कितने नंबर का रहेगा, ये आपका रहेगा 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का रहेगा। और आपका जो महत्व है ये कितने मार्क्स का रहेगा, 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 4 4 8 और 2 10, पूरा प्रश्न कितना है, 10 नंबर का है। अब यहाँ पर आपने 2 नंबर आधारभूत संरचना की परिभाषा यहाँ बता दी है। जब आपने इसे बता दिया आपको यहाँ पे 2
नंबर यहाँ पे मिल गया, क्योंकि आपने गलत कुछ नहीं लिखा है, उसको परिभाषा को स्पष्ट तौर पर लिखा है। अगर आप स्पष्टता के साथ इसकी परिभाषा को नहीं बता पाए हैं तो हो सकता है आपको यहाँ 1 नंबर मिले। फिर आधारभूत संरचना के अवयव या तत्वों की जब हम बात करें, और आप जो सबसे प्रमुख तत्व हैं जिन पे हमेशा बात होती है, जो महत्व रखते हैं, उन पे आपने बता दिया। अब ये 4 नंबर का था, इसमें आप किस प्रकार से अपनी बात रख पाए हैं, इसके आधार पर आपको हो सकता है 2 या 3 नंबर यहाँ मिलेगा दूसरे पॉइंट्स पे। 4 का था, 2 या 3 आपको यहाँ मिलेगा। फिर महत्व में आपको 2 या 3 नंबर आप जिस प्रकार से भी लिखे हैं उस प्रकार से मिलेगा। तो अगर आप यहाँ देखें तो 2, 2, 4 और 2, 6 अंक मिल गए आपको। कितना मिल गया? 6 मिल गया। 10 में अगर आपको 6 नंबर मिल रहे हैं, और अच्छा लिखने का धीरे धीरे कोशिश करेंगे, 6 की जगह 7 भी मिल सकता है। जितना अच्छा आप लिख पाए, जितना अच्छा आपका कंटेंट है, जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन है, राइटिंग है, स्पष्टता है, उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। पर लिखने के लिए आपको प्रश्न की समझ रखनी पड़ेगी कि प्रश्न पूछा क्या गया है, उसके कितने खंड हैं, क्या तीनों खंडों को हमने अलग अलग डिवाइड करके उत्तर बताया हुआ है, लिखा हुआ है या नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित रूप से एक तो कंटेंट कम यूज करना पड़ेगा, स्पष्टता रहेगी, और प्रेजेंटेशन इतना शानदार रहेगा कि वह देखते से ही उनको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, इन्होंने तीनों खंडों को विभाजित करके सारी बातें अपनी यहाँ पे रखी हैं। तो इसका बड़ा महत्व है कभी भी आप उत्तर लेखन लिख रहे हैं, और टाइम मैनेजमेंट भी आसानी से होने लगेगा। अभी तो आप बस, आपको पता है आधारभूत संरचना, अब लिखे पड़े हैं आप 2 पेज तक आधारभूत संरचना के बारे में पूरा लिख डाले, पता चला महत्व लिखने के लिए जगह ही नहीं बची। तो ऐसे में आपको अंक नहीं मिलेगा। आधारभूत संरचना का सब आप लिख दीजिए, लेकिन अगर आप महत्व पूछा और महत्व नहीं लिखे हैं तो वहां के जो 4 नंबर हैं, उस 4 नंबर में चारों नंबर आपको नहीं मिलेगा। फिर कॉपी भरने से आपको कोई मतलब नहीं। तो पेपर सब लिख के आएंगे, कॉपी सबकी फिल रहेगी, लेकिन अच्छे अंक नहीं मिल पाएंगे, और अच्छे अंक नहीं मिलेंगे तो अगली बार फिर मुख्य परीक्षा देना है। तो यहां से हमें ये पहले दिन जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, तो जो मैंने आपको ये बताया है इसको अपनाना है, प्रश्न को समझ के उसको विभाजित करना है और उस पर काम करना है। आइए देखते हैं किस प्रकार से मॉडल आंसर है हमारा, उस पर देखते हैं। संविधान की आधारभूत संरचना। संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो तात्पर्य शब्द यूज कर दिया गया है, इसका मतलब उसका अर्थ या परिभाषा बताई जा रही है, उसका क्या मतलब है वो बताया जा रहा है। यही मैंने आपको बताया था। फिर क्या है? अवयव। सेकंड नंबर पे इन्होंने भी क्या है, अवयव देख लिया। तो पहला परिभाषा हो गया था, दूसरा अवयव। अवयव में यह आ गया संविधान की सर्वोच्चता, ये सब आप पॉलिटी की क्लास में ऑलरेडी देखे हैं। फिर तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कि संविधान की आधारभूत संरचना से संबंधित जो मामले हैं, इन्होंने मामले लिख दिया। अगर आपके पास मामले नहीं है, 1-2 याद हैं, आप लिख दीजिए, नहीं याद है तो प्रश्न में आपसे मामले संबंधित नहीं पूछा गया था। पर चूंकि इसका उद्भव ही इन्हीं मामलों के आधार पर हुआ है, तो अगर आप बता दिए हैं तो आपको और अच्छा 1 नंबर और मिलेगा, 7 नंबर मिल जाएगा। तो अगर आप लिख दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप देखेंगे कि महत्व, तो महत्व, ठीक है, इन्होंने महत्व को भी कवर किया है। तो इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है, चाहे परिभाषा हो, चाहे उसके अवयव हो, और चाहे महत्व हो, इन तीनों को कवर किया है। साथ में इन्होंने उससे संबंधित जो वाद हैं, जो केसेस हैं, उनको भी लिख दिया है। तो इनको नंबर तो अच्छा ही मिलेगा। तो मॉडल आंसर इसीलिए आपके लिए बनाया गया है। मॉडल आंसर को देखिए, समझिए, और यहाँ जो डिस्कशन हो रहा है उसको ध्यान से सुनिए और उसको फॉलो करिए। उससे आपका जो उत्तर लेखन है बहुत अच्छा हो जाएगा। कई कई लोग की कॉपी में देख रहा हूं, उसमें आपको अगर किसी टॉपिक के बारे में बहुत पता है तो आप उसको भर दे रहे हैं, लेकिन उसका तरीका नहीं है। तो तरीका सही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक बड़ा प्रश्न हो गया। बाकी ये आपके पास मॉडल आंसर आपको मिल गए होंगे, ठीक है। ये पहले टेस्ट का डिस्कशन था। इसके बाद जो भी टेस्ट होते रहेंगे उनके डिस्कशंस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपके पास पहुंचते रहेंगे। अगर कोई क्वेरी है आपकी तो उसके लिए ऑलरेडी फोन कॉल डिस्कशन होंगे, और लिखते रहिए और लगातार अनुशासन बनाए रखिए। और अगर लिखना बंद नहीं करेंगे तो सब अच्छा रहेगा,
और बहुत अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेंगी आंसर राइटिंग को लेके, और मुख्य परीक्षा पास कर लेंगे आप आसानी से। बस आपको लगातार संस्थान से जुड़े रहना है, मेहनत करना है। चलिए फिर, धन्यवाद।